जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं आलसी पति की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव का सबसे आलसी आदमी राहुल। लोग कहते थे कि अगर आलसीपन को किसी इंसान का रूप देना हो तो वह राहुल जैसा दिखेगा। सिर पर तेल लगे बाल, आधी खुली आंखें और हमेशा एक टूटी हुई खाट पर लेटा हुआ, यही उसका स्थायी चित्र था। गांव के बच्चे उसे लेठुआ भैया कहते थे और बड्ढे बुजुर्ग उसे निकम्मा। लेकिन राहुल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी पत्नी गीता एक तेज तर्रार, मेहनती और समझदार औरत थी। सुबह से पहले उठकर वह पहले घर के काम करती, फिर दूसरों के खेतों में काम करने चली जाती। दोपहर को लौटती, राहुल के लिए खाना बनाती, फिर गाय भैंस को चारा डालती और शाम को गांव की महिलाओं के साथ पिसाई या सिलाई करती। लेकिन राहुल, वह दिन भर अपनी खाट पर लेटा हुआ रहता। कभी अंगड़ाई लेता, कभी कहता, गीता पानी ला, गीता रोटी गरम कर दे, या फिर गीता पैर दबा देना। शुरुआत में गीता ने समझाने की कोशिश की। वह कहती, राहुल कुछ तो कर लिया करो, खेत पर ही सही, लेकिन 2 पैसे घर आ जाएं। मैं कब तक अकेली सब करूंगी। राहुल हर बार वही जवाब देता, गीता किस्मत में मेहनत नहीं लिखी है, भगवान ने मुझे आराम के लिए भेजा है। गीता पहले तो रोती थी, फिर चुपचाप सब सहने लगी, पर उसका दिल हर दिन टूटता रहा। एक दिन गांव में एक सभा हुई। सरपंच ने कहा, अब सरकार हर घर के आदमी को काम देने का वादा कर रही है। जो निकम्मा है वो भी काम करेगा। सब लोग हंसते हुए बोले, सरपंच जी, राहुल को भी काम मिलेगा। सरपंच बोले, अगर राहुल काम करेगा तो हम सब भगवान का चमत्कार मान लेंगे। गीता ने उस दिन घर आकर राहुल से कहा, देखो अब तो गांव भी हंसता है, कुछ करो, सरकार ने मौका दिया है। राहुल बोला, अगर सरकार मेरे पलंग पर आराम करने की नौकरी दे दे तो मैं सबसे अच्छा कर्मचारी बन जाऊंगा। गीता ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप अगले दिन खेत चली गई। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। जब गीता खेत से लौटी तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। वह बोली, राहुल, आज तुम्हें एक बात बतानी है। मैं अब थक गई हूं। तुम चाहे जो भी हो, लेकिन अगर अब भी नहीं बदले तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे आराम में खपा दूं। राहुल पहली बार थोड़ा परेशान हुआ। वो जानता था कि गीता की आंखों में जो आंसू थे वो सच्चे थे। और वो चला गया खाट से उठकर बाहर। पहली बार गांव के लोग चौंक गए। कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने कहा, सूरज पश्चिम से निकलेगा क्या। लेकिन राहुल ने किसी की बात नहीं सुनी। वो सीधे गया उस पंचायत ऑफिस जहां मजदूरी के लिए फॉर्म भरे जा रहे थे। फॉर्म भरा, लेकिन जाते वक्त अधिकारी ने कहा, काम सुबह 5 बजे शुरू होगा, देर हुई तो नाम कट जाएगा। राहुल की हालत पतली हो गई। 5 बजे, यानी ख्वाबों का समय। रात भर राहुल करवटें बदलता रहा। सुबह जैसे ही नींद आई, गीता ने एक बाल्टी ठंडा पानी उसके ऊपर डाल दिया। काम पर नहीं जाओगे। राहुल भग से उठा और चिल्लाया, ठीक है, जा रहा हूं। वह गया, लेकिन पहले ही दिन मिट्टी उठाते उठाते उसकी कमर जवाब दे गई। उसके पैर कांपने लगे और सूरज चढ़ते ही वह पेड्डूज की छांव में बैठ गया। बस 1 मिनट आराम कर लूं। और वही सो गया। जब जागा तब तक बाकी मजदूर जा चुके थे और उसका नाम कट गया था। शाम को घर लौटकर गीता से कहा, बहुत मेहनत का काम था, मैं मर जाता, लेकिन तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या तुम हर दिन यही करती हो। गीता मुस्कुराई नहीं, बस चुप रही। राहुल बोला, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं कल फिर जाऊंगा। गीता फिर भी कुछ नहीं बोली। राहुल अगले दिन फिर गया, फिर सो गया। तीसरे दिन भी यही हुआ और उसके बाद सरकारी नौकरी से उसका नाम हमेशा के लिए हटा दिया गया। गांव वाले बोले, ये तो वही निकम्मा राहुल है। गीता अब पहले जैसी गीता नहीं रही थी। उसने चुपचाप एक कोने में अपने पुराने बक्से से एक झोला निकाला, अपने मायके के पते की चिट्ठी रखी और राहुल के सामने रखकर बोली, अब तुम अकेले आराम करो, मैं अब अकेली मेहनत नहीं करूंगी। राहुल की आंखें फटी रह गईं।
जब राहुल का पड़ोसी मोहन मेहनत से अमीर बनता है, तो गीता के मन में एक बार फिर बदलाव की उम्मीद जागती है। मोहन और राहुल साथ में ही बड़े हुए थे, बचपन में एक ही स्कूल, एक ही मैदान, एक ही दोस्त मंडली। लेकिन समय के साथ मोहन ने मेहनत की राह पकड़ी और राहुल ने आराम की। मोहन ने गांव के बाहर अपनी थोड़ी सी जमीन पर मेहनत शुरू की थी। खुद हल चलाया, खुद फसल काटी और धीरे धीरे अपनी मेहनत से एक छोटा ट्रैक्टर भी खरीद लिया। फिर एक पंप सेट, फिर खाद बीज की दुकान। अब मोहन का नाम गांव के सफल लोगों में गिना जाता था। हर महीने उसकी आय बढ़ती जा रही थी और उसका घर रोशनी से भर गया था। नई साइकिल, रंगीन टीवी और यहां तक कि गैस चूल्हा तक आ गया था। एक दिन गीता ने राहुल से कहा, देखो, मोहन कितना बदल गया है। उसका घर, उसका जीवन, सब कुछ। वो पहले भी तुम्हारी तरह ही था, लेकिन अब देखो, उसे कोई निकम्मा नहीं कहता। तुम क्यों नहीं बदल सकते राहुल? राहुल पलटकर बोला, क्योंकि मोहन को जागने का शौक है, मुझे सोने का। गीता का दिल फिर एक बार टूटा। वह जानती थी, वह अपने पति को बदल नहीं सकती जब तक वो खुद न चाहे। लेकिन उसके भीतर एक अजीब उम्मीद ने फिर सिर उठाया। हो सकता है कि कभी, किसी दिन, राहुल की आंख खुले, जैसे मोहन की खुली थी। मोहन के यहां एक दिन भोज रखा गया, उसकी नई मोटरसाइकिल आने की खुशी में। पूरा गांव बुलाया गया। राहुल भी गया, गीता के साथ। वहां गांव के कुछ नौजवान मोहन से पूछ रहे थे, भैया, आपकी तरक्की का राज क्या है? मोहन हंसकर बोला, मेहनत, समय की कद्र और बीवी की बातें सुनना। गांव हंस पड़ा, लेकिन गीता की आंखों में चमक आ गई। वह राहुल की ओर मुड़ी, मानो कह रही हो, सुन रहे हो? राहुल ने सुना, लेकिन जैसे कुछ भी असर न हुआ हो। वो अपनी थाली में ध्यान लगाकर खा रहा था। फिर जम्हाई लेकर बोला, बहुत भारी खाना था, अब तो नींद आएगी। और भोज से घर लौटकर वह फिर अपनी खाट पर पड़ीडीडीएच गया। उस रात गीता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली सुबह वह बिना कुछ बोले मोहन के घर गई और बोली, भाभी, मुझे कुछ काम चाहिए, खाली वक्त में। मोहन की पत्नी ने कहा, तुम जैसी मेहनती औरत के लिए तो हमेशा जगह है। और गीता ने मोहन की दुकान में रोज 2 घंटे काम करना शुरू कर दिया। अब राहुल अकेला रह जाता था। सुबह सुबह उसे पानी खुद लाना पड़ता, कभी बर्तन साफ करने पड़ते और सबसे बड़ी तकलीफ, चाय खुद बनानी पड़ती। पहले दिन उसने उबाली कम की और चीनी ज्यादा डाल दी। दूसरे दिन दूध जल गया। तीसरे दिन गिलास टूट गया। राहुल चिढ़ गया। ये सब तो औरतों के काम हैं, उसने बड़बड़ाया। लेकिन गीता जब शाम को मुस्कुराते हुए 200 रुपए हाथ में लेकर लौटी और बिना कुछ कहे सब्जी, तेल और दाल की थैली रसोई में रखी, तो राहुल का दिल कहीं गहराई में डूबा। रात को उसने गीता से पूछा, थकती नहीं हो? गीता बोली, थकती हूं, लेकिन सुकून होता है जब पता चलता है कि मेहनत से घर का चूल्हा जलता है। राहुल को नींद नहीं आई उस रात। उसे मोहन का मुस्कुराता चेहरा, गीता की बुझी बुझी मुस्कान और खुद का टूटा हुआ दर्प सब दिखाई दे रहा था। लेकिन सुबह फिर वही हुआ। राहुल देर तक सोता रहा और गीता काम पर चली गई। बदलाव गीता चाहती थी, उम्मीद अब भी थी, लेकिन राहुल को अब भी नींद प्यारी थी। अब गीता समझ चुकी थी कि सीधे समझाने से राहुल के कान में कोई बात नहीं घुसती। मोहन का उदाहरण भी उसके लिए एक और नींद की वजह बन गया था। लेकिन अब वह थक चुकी थी। थकान केवल काम की नहीं, बल्कि उस उम्मीद की जो हर बार टूटती थी। इसी थकान में उसे एक चाल सूझी, चाल एकदम फिल्मी, लेकिन राहुल जैसे आदमी के लिए शायद कारगर। एक रात जब राहुल खटिया पर खर्राटे मार रहा था, गीता चुपचाप उठी और आंगन के कोने में पड़ी एक पुरानी लकड़ी की पेटी को रगड़ धोकर चमकाने लगी। उसे कपड़े से ढंका, फिर उसके ऊपर रंगीन कागज चिपकाए और पास की नदी के किनारे से कुछ गोल गोल पत्थर चुन लाई, जिन्हें हल्का सा पीतल का रंग चढ़ाकर सोने के सिक्कों जैसा बना दिया। सुबह जब राहुल की आंख खुली, तो उसने देखा, आंगन में एक चमचमाती सी तिजोरी रखी है। उसने खटिया पर करवट बदलते हुए पूछा, ये क्या है? गीता ने आंखों में थोड़ा रहस्य भरते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक पुरानी चीज मिली, खेत की मेड़ पर खुदाई करते हुए। अंदर क्या है? गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, खजाना है शायद, लेकिन मैंने नहीं खोला। सोचा सरकार को बताऊंगी।
राहुल की नींद छू मंत्र हो गई। वह सीधे उठ बैठा, जैसे उसकी आत्मा में किसी ने घंटा बजा दिया हो। खजाना, सोने का। गीता ने सिर हिलाया। हाँ, पर कुछ खास नहीं। 5-6 मोहरें दिखीं, शायद नकली हों। राहुल ने तिजोरी की ओर देखा, जैसे कोई भूखा आदमी थाली की ओर देखता है। खोला क्यों नहीं? क्योंकि मेहनत से जो मिले वो ही असली होता है। राहुल ने अंदर की खलबली छुपाते हुए कहा। अगर ये असली हुआ तो? गीता बोली। तो शायद ऊपर वाले ने मुझे इनाम दिया है। मैंने खुदाई की, हाथ छिले, धूप खाई, इसलिए मिला। राहुल का मन अब चाय पानी से भी ज्यादा इस तिजोरी पर अटक गया। दिन भर उसके दिमाग में यही घूमता रहा। अगर खेत में और खुदाई करूं तो शायद और मिल जाए। अगले दिन सुबह पहली बार गीता ने देखा। राहुल सूरज उगने से पहले उठ गया। उसने फावड़ा उठाया और गीता के खेत की ओर बढ़ गया। गीता छिपकर खिड़की से देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। राहुल पसीने से तर, मिट्टी में लथपथ होकर 2 घंटे खुदाई करता रहा। कुछ नहीं मिला। फिर अगले दिन, फिर 2 दिन और। हर बार खाली हाथ लौटा, लेकिन अब उसकी दिनचर्या में काम नाम की कोई चीज शामिल हो चुकी थी। एक दिन जब गीता शाम को खेत पहुंची तो राहुल मिट्टी हटाकर थक कर बैठा था। उसने गीता को देखकर कहा, शायद कुछ और गहरा खोदना पड़ेगा। गीता मुस्कुराई। हो सकता है, पर असली खजाना मेहनत में ही छिपा है। राहुल कुछ नहीं बोला। अब वो थोड़ा बदला बदला सा लगने लगा था। हाथों में छाले थे, लेकिन मन में उम्मीद। पर खेल अभी बाकी था। एक रात गीता ने वो नकली मोहरें तिजोरी से निकाल लीं और उन्हें छुपा दिया। अगली सुबह राहुल जब जागा तो तिजोरी खाली थी। वो चौंका। सारे सिक्के कहाँ गए? गीता बोली। पता नहीं, शायद रात को चोर आ गया। राहुल का चेहरा सख्त हो गया, जैसे उसके ख्वाब चोरी हो गए हों। गीता ने आंखें झुकाकर कहा, अगर तुमने मेहनत की होती तो तिजोरी की रखवाली भी कर सकते थे। राहुल चुप रहा। लेकिन उस दिन उसने पहली बार अपनी खाट नहीं पकड़ी। वो फिर खेत गया और खुदाई की। अब उसे तिजोरी नहीं चाहिए थी, अब उसे खुद को साबित करना था। गीता की चाल काम कर रही थी। राहुल धीरे धीरे जाग रहा था। राहुल अब काम तो कर रहा था, लेकिन भीतर कहीं एक पुरानी आदत अब भी कुंडली मारे बैठी थी, आराम करने की। गीता की चाल से जो हलचल शुरू हुई थी, वह धीरे धीरे बदलाव की ओर जा रही थी, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। काम करने के बाद वह फिर से खाट पर लंबा हो जाता, कभी कभी बहाना बना लेता। आज पेट दर्द है, कल ज्यादा खोद लिया था, गर्मी बहुत है, वगैरह वगैरह। एक रात जब वह खेत से लौटा तो थका हुआ था, लेकिन कुछ परेशान भी। गीता ने पूछा तो बोला, कुछ नहीं, बस अजीब सा लग रहा है। रात को जल्दी सो गया। और फिर एक सपना। सपने में वह खुद को एक भव्य महल में देखता है। वो महल सोने की दीवारों से बना था और उस पर राज कर रहा था स्वयं राहुल, राजा राहुल। चारों ओर सेवक सेविकाएं, हाथों में पंखा झलते, पांव दबाते। सामने तरह तरह के व्यंजन और आराम की कुर्सी पर वह खुद, आलसी राजा। महल में सब उसकी आज्ञा से चलता। कोई कुछ करने को कहता तो वो कहता, कल करेंगे, थोड़ा आराम कर लेने दो। काम करने के लिए नौकर हैं। धीरे धीरे वह सिर्फ सोफे से खाट, खाट से पलंग और पलंग से झूले पर ही रहने लगा। फिर एक दिन अचानक महल में शोर मचता है। दुश्मन राज्य ने हमला कर दिया है। सेनापति दौड़ कर आता है। राजा जी, युद्ध का समय है, चलिए। राहुल करवट बदलता है। थोड़ा सो लेने दो, कल जाएंगे। सेनापति हताश होकर लौट जाता है। दूसरे दिन तक पूरा राज्य लूट लिया जाता है। प्रजा भूखी है, सड़कों पर चीख पुकार मची है। मंत्री दरबार में आता है और कहता है, राजा जी, अब और देर नहीं कर सकते। राहुल कहता है, तुम लोग क्यों परेशान करते हो? आराम भी कोई चीज होती है। और तभी एक जोर की गड़गड़ाहट होती है। महल हिलने लगता है, दीवारें दरकने लगती हैं, सिंहासन चटकता है और राहुल धड़ाम से जमीन पर गिरता है। सब कुछ धुंधला होने लगता है और एक आवाज गूंजती है, जिसे समय नहीं समझ आता, समय उसे छोड़ देता है। राहुल हड़बड़ाकर उठ बैठता है। पसीने पसीने हो चुका था। आसपास देखा, वही झोंपड़ी, वही गीता, वही खाट। वह कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। गीता नींद में करवट बदल रही थी, लेकिन राहुल की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह पहली बार अंदर से हिल गया था।
सपना या हकीकत उसे नहीं पता, लेकिन जो देखा वह भीतर तक काट गया। सुबह होते ही उसने खुद गीता से कहा, आज से खेत के अलावा एक और काम भी करूंगा, कुछ ऐसा जिससे रोज आमदनी आए। गीता चौंकी, लेकिन बोली कुछ नहीं। बस उसकी आंखों में पहली बार राहुल के लिए सम्मान की झलक थी। राहुल गांव के हाट में गया और देखा कि सब्जियों का व्यापार करने वाला बूढ़ा हरिया अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। वह अब अपनी गाड़ी खुद नहीं खींच पाता। राहुल ने उससे कहा, अगर मैं रोज तेरी मदद करूं तो आधा मुनाफा मेरा। हरिया ने ऊपर से नीचे तक देखा। तू जो हर समय खटिया तोड़ता था। राहुल ने कहा, अब नहीं, अब मैं कुछ और बनना चाहता हूं। हरिया ने सिर हिलाया। ठीक है, देख लें तेरा सपना हकीकत बनता है या नहीं। राहुल ने अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। सुबह खेत, दोपहर को हाट की गाड़ी और शाम को फिर खेत का काम। अब खाट उसे पराई लगने लगी थी और काम उसका नया तकिया बन चुका था। लेकिन उसकी अगली परीक्षा अभी आने वाली थी, जब एक और सपना उसे कुछ ऐसा दिखाता है जो उसके अतीत से जुड़ा था और भविष्य की राह तय करता है। सपने वाली रात के बाद गीता ने देखा कि राहुल सुबह 4 बजे उठकर बैठ गया था। उसने आंखें मलीं, सोचा शायद फिर से पेशाब के बहाने खाट पर लौट जाएगा। लेकिन इस बार वह खाट से उतरा और बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर चला गया। थोड़ी देर में जब गीता ने झोंपड़ी से झांका तो उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ। राहुल कुएं से पानी खींच रहा था। उसके हाथों में अब तक जो कभी हल नहीं आया था, वह उस दिन भोर में हल को उठा रहा था। उसके जिस शरीर पर अब तक सिर्फ ढीले कुर्ते टंगे रहते थे, उस पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। अरे, राहुल हल चला रहा है। क्या? हाँ, खेत में देखा गया उसे। झूठ है, सपना देखा होगा किसी ने। नहीं भाई, मोहन ने खुद देखा। गांव के कुछ लड़के भागते हुए खेत की मेढ़ पर पहुंचे। राहुल, जो कभी मजाक का पात्र था, अब उन्हीं आंखों के सामने मिट्टी में पांव गाड़े हल खींच रहा था। पसीना बह रहा था, सांस फूल रही थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मोहन पास आया और मुस्कुराकर बोला, कभी सोचा नहीं था तुझे यहां देखूंगा। राहुल ने हल रोककर उसकी तरफ देखा। कभी मैं भी नहीं सोचता था, लेकिन अब लग रहा है कि सोच ही मेरी सबसे बड़ी बीमारी थी। मोहन ने हंसते हुए उसका कंधा थपथपाया और चला गया। लेकिन गांव की नजरें राहुल पर अब और गहराई से टिक गई थीं। लोग अब इंतजार करने लगे, देखो कब फिर लौटता है अपनी पुरानी खाट पर। लेकिन राहुल रुका नहीं। वह अब सुबह खेत में होता, दोपहर को हरिया की सब्जियों वाली गाड़ी खींचता, शाम को फिर खेत के काम में जुट जाता। उसके हाथों में छाले पड़ने लगे थे, कमर में दर्द रहने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी, वो पहली बार गीता ने देखी थी। गांव की औरतें गीता से पूछतीं, क्या जादू कर दिया तूने? गीता मुस्कुराकर कहती, जादू नहीं, बस एक झूठी तिजोरी और सच्चे इरादे। लेकिन फिर भी कुछ मन में डर था, ये बदलाव कितना सच्चा है। एक दिन गांव का सरपंच उसके खेत पर आया और बोला, राहुल, अगले महीने खेत प्रतियोगिता है। जिस किसान का खेत सबसे उपजाऊ होगा, उसे इनाम मिलेगा। तू भाग लेगा? राहुल ने हल को जमीन में गाड़ते हुए कहा, भाग लूंगा, लेकिन इनाम के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए। सरपंच हंसा, तो ठीक है, अब तुझे देखना दिलचस्प होगा। गांव के लोग अब दो हिस्सों में बंट चुके थे। एक जो सोचते थे कि राहुल अब बदल चुका है, और दूसरे जो मानते थे कि ये सब बस दिखावा है। कुछ तो कहते, हो सकता है गीता ने कोई ताबीज पिलाया हो, तो कुछ यह भी कि सपना आया होगा किसी साधु का। लेकिन किसी को नहीं पता था कि राहुल खुद के भीतर उठे तूफान से लड़ रहा था। हर बार जब शरीर टूटता, तो वह गद्दी से गिरते राजा को याद करता। हर बार जब सुस्ताने का मन करता, तो वह गीता की खाली आंखों को सोचता, जो सालों तक उसकी वजह से सूनी रहीं। राहुल अब एक दौड़ में था, खुद के पुराने रूप को पीछे छोड़ने की। लेकिन क्या वह सच में जीत पाएगा? क्या वह साबित कर पाएगा कि मेहनत करना सिर्फ मजबूरी नहीं, इज्जत की निशानी भी है? खेत प्रतियोगिता की तारीख नजदीक आ रही थी। गांव के तमाम किसान अपने अपने खेतों को सजाने सुवारने में लगे थे। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें राहुल पर थीं, उस पर जो कभी दिन में 4 बार सोता था
और अब सुबह 4 बजे से मिट्टी में लथपथ रहता। राहुल का खेत, जो पहले झाड़ियों और पत्थरों से भरा रहता था, अब सीधा सपाट और उपजाऊ लगने लगा था। उसने अपनी कमाई से खाद खरीदी, खुद ही हल चलाया और हर बीज को इस तरह रोपा जैसे अपने सपने बो रहा हो। सीता हर कदम पर उसका साथ देती रही, कभी पानी लाकर, कभी खाना पहुंचाकर और कभी बस चुपचाप पास बैठकर। प्रतियोगिता के दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए। सरपंच, तहसीलदार और कुछ बाहर से आए अफसर भी मौजूद थे। सबने एक एक खेत का निरीक्षण किया। जब वे राहुल के खेत पर पहुंचे तो सबके चेहरे पर हैरानी थी। सब्जियां हरी भरी, मिट्टी में नमी और खेत में सफाई इतनी कि जैसे किसी ने दिल से सजाया हो। सरपंच ने गहरी नजर से राहुल को देखा, फिर भीड़ की ओर मुखातिब हुआ। इस साल का सबसे मेहनती और उपजाऊ खेत राहुल का है। कुछ पलों तक सन्नाटा रहा, फिर तालियां गूंज उठीं। लोग जिन्हें पहले उस पर हंसी आती थी, अब उसकी पीठ थपथपा रहे थे। मोहन आगे बढ़ा और गले लगाकर बोला, भाई, तूने तो कमाल कर दिया। राहुल कुछ नहीं बोला, बस सीता की तरफ देखा, जिसने पहली बार गर्व से सिर ऊंचा किया था। गांव की औरतें अब सीता के पास आतीं और कहतीं, तू तो किस्मत वाली है जो ऐसा पति मिला। सीता मुस्कुराकर कहती, किस्मत नहीं, मेहनत वाली हूं। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब सिर्फ खेतों में ही नहीं, गांव के कामों में भी हाथ बटाता। मंदिर की सफाई हो या किसी के घर मदद, वह सबसे आगे रहता। बच्चे उसे देखकर कहते, हम भी राहुल भैया जैसे बनेंगे। और बूढ़े लोग आशीर्वाद देते, बेटा, अब तू गांव की शान है। राहुल के हाथ अब भी खुरदुरे हैं, बदन पर अब भी मिट्टी रहती है, लेकिन उसकी आत्मा में अब चमक है। और जब भी वह खेत से थका हारा लौटता, सीता मुस्कुराकर उसके लिए गुड़ और पानी रखती। राहुल हर घूंट में कहता, सच में, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। उसने गद्दी वाला सपना अब याद नहीं रखा, लेकिन एक सच्चाई उसने अपने भीतर बसा ली, मेहनत से ही जीवन में मिठास आती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।